So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Omlan Chemistry, and today we are going to discuss about another important concentration term which is normality, and it is denoted by capital N. Now this topic is very important for different kinds of national level entrance examinations, for example JEE main, NEET etc. इसलिए ये टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी एक्चुअली में है क्या? सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, मतलब जो सोल्यूट डिजॉल्व करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे उस सोल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसका 1 लीटर में होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू हैव मेड बाय डिजॉल्विंग दैट पार्टिकुलर सोल्यूट। ठीक है, नाउ ये ग्राम इक्विवेलेंट है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस और सोल्यूट। नाउ होता क्या है, जब भी कोई एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो प्रोडक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मतलब जो एटम्स रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएगा वो एटम्स हमेशा एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में HCl एज ए प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही रिएक्शन करेंगे, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये जो फिक्स रेशियो जो HCl में है ये है 1:35.5। मतलब अगर एक रिएक्शन के जरिए हमको 1 मोल HCl मिलता है, 1 मोल, तो 1 मोल HCl 1 ग्राम हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन करने के बाद ही मिलेगा। तो ये है उसका फिक्स रेशियो जिसको हम लोग डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसी केमिकल लॉ को आधार बना के एक पैरामीटर बनाया गया जो है इक्विवेलेंट मास, और इसको डिफाइन किया गया है मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स जो आइडर 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब अलग अलग सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट मास अलग अलग होगा। अगर हम लोग एक एसिड पकड़ ले तो वो एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है मोलर मास ऑफ द एसिड, मतलब जो एसिड आप कंसीडर करेंगे उसका 1 मोल का मास कितना होगा डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। नाउ बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी वो टर्म है जिसके जरिए हमको ये पता चलता है कि किसी भी एसिड में रिप्लेसेबल H+ आयन कितना है। फॉर एग्जांपल ये HCl है, HCl में एक ही हाइड्रोजन है जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं H+ आयन, इसलिए इसका बेसिसिटी होगा 1। सिमिलरली H2SO4, H2SO4 में 2 ऐसे हाइड्रोजन है जो H+ होके हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसका बेसिसिटी होगा 2। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस इज इक्वल टू, अगेन न्यूमरेटर में होगा मोलर मास ऑफ द बेस, मतलब जो बेस आप कंसीडर करेंगे उसका 1 मोल का मास कितना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्या है? एसिडिटी है एक बेस में रिप्लेसेबल OH- आयन कितना होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन मतलब NaOH, जब फॉर एग्जांपल आप पानी ले लीजिए, अगर आप NaOH पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो सोडियम प्लस एंड OH- हो जाएगा, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल OH- आयन सिर्फ एक ही है, इसलिए इसका एसिडिटी होगा 1। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन है जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब हम एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे
तो उसके साथ बेसिसिटी का लिंक है। बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द एसिड कंसीडर्ड। ठीक है। सिमिलरली अगर बेस का हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको चाहिए एसिडिटी, और एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन प्रेजेंट इन द बेस। सो ये दोनों टर्म कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर यूज़ करके इसको समझाने की कोशिश की है। तो एसिड के साथ हमेशा बेसिसिटी लिंक्ड है और बेस के साथ एसिडिटी। अगेन बेसिसिटी वो है जो हमें इंडिकेशन देता है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H+ आयन कितना है, और एसिडिटी वो है जो हमें इंडिकेशन देता है कि रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितना है। ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट, मतलब एसिड और बेस मिलके जो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटासियम क्लोराइड, उसके लिए हमें चाहिए पहले मोलर मास ऑफ द सॉल्ट। ठीक है। जो सॉल्ट आप कंसीडर करेंगे उसका 1 मोल में कितना मास होगा, जो न्यूमरेटर में होगा। डिनोमिनेटर में होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। अब देखिए पोटासियम क्लोराइड अगर ये पानी में छोड़े, मतलब पानी में अगर डिजॉल्व करते, ये एक सोल्यूट है, पानी में अगर ये डिजॉल्व करते तो ये टूट जाएगा। टूट जाने के बाद क्या फॉर्म करेगा? पोटासियम प्लस और क्लोराइड माइनस, क्लोरीन माइनस, जिसको हम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। मतलब ये सॉल्ट पोटासियम क्लोराइड अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में टूट जाएगा, पोटासियम प्लस एंड क्लोराइड Cl माइनस। ये पोटासियम एक मेटल है। ठीक है। अब इस मेटल के ऊपर चार्ज कितना है? ये चार्ज है +1। ठीक है। सो यही चार्ज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो पोटासियम क्लोराइड में चार्ज है +1, इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर पोटासियम क्लोराइड हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें पोटासियम क्लोराइड का 1 मोल का मास, मतलब मोलर मास न्यूमरेटर में डालना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। पॉजिटिव चार्ज पोटासियम में एक ही है, डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। सिमिलरली हम अलग अलग सॉल्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम्स, हम उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। ओके। अभी इक्विवेलेंट मास हम समझ चुके हैं कि ये है क्या, इसलिए अभी हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। जो सोल्यूट आपने कंसीडर किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, उसका टोटल मास, इसको हम लोग न्यूमरेटर में बिठाएंगे। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स टू मेक दैट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सोल्यूट। जो सोल्यूट अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए लिया है, मतलब जिसको आप डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले तो हमें उसका मास चाहिए, टोटल मास, और उस सोल्यूट का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। अगर वो सोल्यूट एक एसिड है तो हमें उसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी करके। अगर वो एक बेस है तो हमें उसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी करके। और अगर वो एक सॉल्ट है तो उसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम। ठीक है। और मेटल आयन जो वो सॉल्ट डिजॉल्व करने के बाद टूट के जो फॉर्म होगा, उस मेटल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, उससे हम लोग सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, उसका टोटल अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वो सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास कितना है। जो अगर वो सोल्यूट एसिड, बेस या सॉल्ट है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए उसका इक्विवेलेंट मास भी अलग अलग होगा। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अभी हम नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो सॉल्यूट आप डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है तो वो सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट उस सॉल्यूशन का 1 लीटर में प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो उसको ये पार्टिकुलर फॉर्मूला में अगर हम लोग डाल दे तो इससे नॉर्मेलिटी
निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास का एक बेसिक आइडिया। अभी चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और उसी न्यूमेरिकल के ज़रिए मैं आप लोगों को ये नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया उसको समझने की, बेहतर तरीके से समझने की हम लोग उसके कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है कैलकुलेट कैपिटल एन मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व टू मेक 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट है वो है ऑक्सैलिक एसिड और डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलता है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन। अभी इस सॉल्यूशन को हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमारा जो नॉर्मेलिटी जो इक्वेशन था मतलब जो फॉर्मूला था उसमें जो टर्म था वॉल्यूम का वो था लीटर में। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब। अभी यूनिट कन्वर्सन का अगर हम याद करें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। Therefore 250 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना होगा 0.250 लीटर। मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है वो हमको मिल गया। अभी हमको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, और इसका हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले हमको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मतलब 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड का मास होगा यहाँ पे COOH होल 2.2H2O सॉरी 2H2O। सो COOH सो कार्बन का जो मोलर मास है वो है 12, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का 16, सो 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ये पूरा का जो पोर्शन है इंटू 2 प्लस पानी का मतलब H2O का जो मोलर मास है वो है 18। मैंने यहाँ पे पूरा तोड़ के दिखाया है 18, और ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 126 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड में कितना है 126 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास हमको मिल गया। अभी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए 3 पार्टिकुलर क्राइटेरिया था, एक था एसिड के लिए, एक था बेस के लिए और एक था सॉल्ट के लिए। अभी ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है इसलिए हमको एसिड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अभी एसिड का फॉर्मूला में क्या था, बेसिसिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिसिटी चाहिए। अभी ऑक्सैलिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन कितना है, मतलब बेसिसिटी कितना है। यहाँ पे देखो ये है ऑक्सैलिक एसिड, इसको मैंने बॉक्स कर दिया। यहाँ पे अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन कुल 2 है। ठीक है, ये है H2, कुल है 2। इसका मतलब इसका जो बेसिसिटी होगा वो भी होगा 2। ये जो 2H2O का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल नहीं है, रिप्लेसेबल है ये H जो कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब H+ आयन है 2, इसलिए इसका बेसिसिटी होगा 2। Therefore इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमने अभी अभी निकाला है वो है 126 ग्राम। तो 126 डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी जो है 2, और हमको कितना मिलता है 63 ये है ग्राम। 63 ग्राम है इसका इक्विवेलेंट मास मतलब ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास हमको मिल गया। अभी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट कितना दिया गया है 0.63 ग्राम, इक्विवेलेंट मास मिला 63। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 0.63 डिवाइडेड बाय 63। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स जो दिया गया है 0.63 और इक्विवेलेंट मास हमने निकाला है 63 ग्राम। देयरफॉर 0.63 डिवाइडेड बाय 63 इसका वैल्यू आएगा
0.01, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अभी हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसके हेल्प से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमको मिल गया, वो है 0.01, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी हमको मिल चुका है, वो है 0.250। देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.250। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 0.04। न्यूमरेटर में है ग्राम इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर में है लीटर। देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और कॉमनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.04 कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स नॉर्मेलिटी। तो ऐसे ही हमको नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा अलग अलग सब्सटेंस के लिए, मतलब एसिड्स के लिए, बेस के लिए, या फिर सॉल्ट्स के लिए इक्विवेलेंट मास अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोना डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। कैसे हम मोलारिटी से नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मेलिटी से हम लोग मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ do like it, share it and subscribe it, and get update of various chemistry topics in a very lucid manner. Thank you.